सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10th का अध्याय 2 नंबर ये टॉपिक है, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जिसमें हम लोग सबसे पहले आर्थिक गतिविधि के बारे में सीखेंगे कि आर्थिक गतिविधि है क्या। आर्थिक गतिविधि में हम लोग ये सीखेंगे, ये आर्थिक गतिविधि टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग ये सीखेंगे। ऐसे क्रियाकलाप जिनको करके जीवन यापन के लिए आय प्राप्त की जाती है। ऐसे क्रियाकलाप जिनको करके जीवन यापन के लिए आय प्राप्त की जाती है, तो ऐसी गतिविधि को हम लोग आर्थिक गतिविधि कहेंगे। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। किसी भी अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांटा गया है। वो है पहला प्राथमिक क्षेत्र, पहला को बोलेंगे प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा को द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा को तृतीयक क्षेत्र बोलेंगे। मतलब अर्थव्यवस्था के सवाल आएगा अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक होते हैं, तो आपको बोलना है अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। तो वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। मतलब वैसे क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इसमें कृषि और सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए इसमें ज़्यादातर आएंगे कृषि, मत्स्य पालन, ये सभी आएंगे। फिर हम लोग देखेंगे द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में हम लोग ये देखेंगे वह क्षेत्रक जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। इसमें प्रथम वस्तु से लेकर के दूसरी वस्तु का विनिर्माण किया जाता है, तो इसी को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। अब हम लोग तृतीयक क्षेत्र में देखेंगे। तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादन गतिविधियों में सहायता करता है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, और द्वितीयक क्षेत्र में कल कारखाने हो जाते हैं। सेवा क्षेत्र में उत्पादन सहायक गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य सेवाएं भी हो सकती हैं। जैसे में देखा जाए तो ये डॉक्टर हो जाएंगे, वकील हो जाएंगे, कॉल सेंटर वाले हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर हो जाएंगे, ये सभी जो है सेवा क्षेत्र में आते हैं। फिर हम लोग देखेंगे 3 आर्थिक क्षेत्रकों में ऐतिहासिक बदलाव क्या क्या था। तो 1972 में स्वतंत्रता के बाद भारतीय जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र प्रमुख था। 1972 में स्वतंत्रता के बाद भारतीय जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र में प्रमुख 1972 में स्वतंत्रता के बाद भारतीय जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र प्रमुख था। जैसे कृषि पद्धति में सुधार होता है और अधिशेष भोजन का उत्पादन होता है। लोगों ने अपनी ऊर्जा को विनिर्माण की दिशा में चैनलाइज किया। बहुत जल्द ही द्वितीयक क्षेत्र को प्रमुखता मिली। और अगला पॉइंट में देखा जाए तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास के कारण सूचना और प्रौद्योगिकी, व्यापार, परिवहन आदि तृतीयक क्षेत्र को प्रमुखता मिली। मतलब इस प्रकार से हम देखते हैं कि तृतीयक क्षेत्र में कैसे वृद्धि हुई। 2011 से 2012 में भारतीय जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 60% हो गई। कितने प्रतिशत हो गई? 60%। 2011-12 में भारतीय जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 60% हो गई। अब हम लोग देखेंगे सकल घरेलू उत्पाद। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादन अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू का उत्पाद का मतलब हुआ कि एक वर्ष में किसी देश में कितना वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, उसी को कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। अब देखेंगे हम लोग कि दोहरी गणना क्या समस्या है। जो देखिएगा
सवाल आएगा कि दोहरी गणना की क्या समस्या होती है। तो दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के उत्पादन मूल्यों को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ जाता है। अतः समाधान के लिए केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य की गणना की जानी चाहिए। जो अंतिम वस्तु होगा उसकी गणना की जानी चाहिए। सवाल ऐसे आएगा, दोहरी गणना में क्या समस्या होती है। तो आपको लिखना है, दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के उत्पादन मूल्यों को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ जाता है। अतः समाधान के लिए केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य की गणना की जानी चाहिए। फिर हम लोग देखेंगे भारत में तृतीयक क्षेत्रक सबसे महत्वपूर्ण होने के कारण क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि भारत में तृतीयक क्षेत्र के महत्वपूर्ण होने का क्या वो है, जो अभी देखेंगे हम लोग। तो ये कहता है कि यह लोगों की बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है। तृतीयक क्षेत्र जो है लोगों की बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो अस्पताल हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, टेलीग्राम हो गए, ये सभी आते हैं तृतीयक क्षेत्र में। कृषि और उद्योग के विकास के लिए परिवहन और व्यापार जैसी गतिविधियां महत्वपूर्ण होती हैं। लोगों के आय स्तर के बढ़ने के साथ लोगों द्वारा अधिक सेवाओं की आवश्यकता या मांग उत्पन्न हुई है। सूचना और संचार पर आधारित नई सेवाएं आवश्यक हो गई है। यह बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है, अर्थात तृतीयक क्षेत्र जो है बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी देती है। सूचना और अधिकार पर आधारित नई सेवाएं भी आवश्यक हो गई है। ये सभी तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। प्राथमिक, अब हम लोग देखेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होने के कारण, मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। कैसे, ये हमको बताना है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने और वितरण के लिए नई तकनीकों और परिवहन की आवश्यकता होती है। आपको पता होना चाहिए, प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने और वितरण के लिए नई तकनीकों एवं परिवहन की आवश्यकता होती है। विनिर्माण उद्योग के लिए कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की सहायता से ही सेवा क्षेत्र में नए नए रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे भंडारण हो गया, बैंकिंग हो गया, यातायात के साधन हो गए। तीनों क्षेत्र परस्पर निर्भर हैं। किसी एक भी अनुपस्थिति में अन्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, मतलब किसी एक के बिना दूसरा का काम नहीं हो पाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या क्या है, जो देखेंगे। जब लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत होते हैं परंतु वास्तव में वे बेरोजगार होते हैं, अर्थात एक ही काम में ज़रूरत से ज़्यादा लोग रहते हैं, तब ऐसे बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। फिर समझिएगा, जब लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत होते हैं, मतलब देखने में तो लगते हैं कि वो काम कर रहे हैं परंतु वास्तव में वो बेरोजगार होते हैं, अर्थात एक ही काम में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे रहते हैं, तो ऐसे बेरोजगारी को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। ऐसे बेरोजगारी को क्या बोलेंगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी। कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की समस्या सबसे अधिक है, अर्थात यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा भी देते हैं तो उत्पादन में विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतिरिक्त रोजगार सृजन करने के उपाय क्या क्या है, जो देखेंगे हम लोग। तो छोटी अवधि के लिए उपाय क्या किया जाए, जो देखेंगे आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। छोटी अवधि के लिए उपाय किया गया है कि सबसे पहले आपको महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना 2005 जैसी योजनाएं चलाई जाए। यह योजना 2005 में लागू की गई थी। यह योजना 2005 में लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई। रोजगार ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में कार्य स्थन होना, मतलब कार्य मिल जाना। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित होना। 1/3 रोजगार जो है महिलाओं के लिए रिजर्व रहता है। गरीबों में भी अति गरीब को रोजगार प्रदान करना, ये सभी काम है। अब हम लोग देखेंगे दीर्घकालीन उपाय क्या है, जो देखेंगे। तो दीर्घकालीन उपाय में हम लोग ये देखेंगे, कृषि सुविधाओं में सुधार होना चाहिए। कृषि सुविधाओं में सुधार होना चाहिए। दूसरा, सस्ती दर पर कृषि ऋण मिलना चाहिए। तीसरा, अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना होना चाहिए। चौथा, विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना करनी चाहिए। और पाँचवा है, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना चाहिए। फिर से दीर्घकालीन उपाय में कृषि सुविधाओं में सुधार होना चाहिए। सस्ती दर पर कृषि ऋण मिलना चाहिए। अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना होना चाहिए।
विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना होना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे शिक्षित बेरोजगारी क्या है। जब शिक्षित प्रशिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है तब ऐसे बेरोजगार को शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। जब शिक्षित या प्रशिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाता तब उसे हम लोग शिक्षित बेरोजगारी कहेंगे। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है। केंद्र सरकार ने भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने का एक कानून बनाया है, इसी को ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहते हैं। ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 क्या है तो देखिएगा, केंद्रीय सरकार ने भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने का एक कानून बनाया है, इसी को ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे काम के अधिकार के बारे में कि क्या क्या काम का अधिकार मिल रखे हैं। देखेंगे काम के अधिकार में हम लोग देखेंगे सक्षम और ज़रूरतमंद बेरोजगार ग्रामीण लोगों को प्रत्येक वर्ष 100 दिनों के रोजगार की गारंटी सरकार के द्वारा दिया जाता है। असफल रहने पर बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसे मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये सक्षम एवं ज़रूरतमंद लोगों को रोजगार देने का काम करता है। फिर से समझिएगा, सक्षम और ज़रूरतमंद बेरोजगार ग्रामीण लोगों को प्रत्येक वर्ष कितने दिनों की रोज़गार मिलना चाहिए? 100 दिनों को। अगर सरकार ये रोज़गार नहीं दे पाती है तो वो मजदूर को बेरोजगारी भत्ता देगा। कौन सी भत्ता देगा? बेरोजगारी भत्ता। इसी को कहा जाता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे शॉर्ट में मनरेगा भी कहा जाता है, और यह अधिनियम 2005 में लाए गए थे। फिर हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधान क्या है। तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिनों की रोजगार गारंटी होती है, मतलब 100 दिन का रोजगार मिलेगा तो मिलेगा। फिर है रोजगार ना मिलने या कम मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्यस्थल होना चाहिए। एक तिहाई रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित है। गरीबों में भी अति गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करना, ये सभी रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधान हैं। अब हम लोग देखेंगे संगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक में क्या है देखेंगे, इसमें वे उद्यम या कार्य आते हैं जहां रोजगार की अवधि निश्चित होती है। ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं तथा निर्धारित नियमों और विनियमों का अनुपालन करते हैं। फिर समझिएगा संगठित क्षेत्रक, इसमें वे उद्यम या कार्य आते हैं जहां रोजगार की अवधि निश्चित होती है। ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं तथा निर्धारित नियमों और विनियमों का अनुपालन करते हैं। फिर है संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को प्राप्त लाभ। काम के निश्चित घंटे होना चाहिए। जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं उनके क्या क्या लाभ है देखिएगा, काम के निश्चित घंटे होते हैं। निश्चित समय से काम करने पर अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है, मतलब अलग से बोनस दिया जाएगा। चिकित्सा सुविधाएँ और पेंशन सुविधाएँ भी मिलेगी। सवेतन अवकाश, भविष्य निधि का सेवानुदान मिलेगा, अर्थात जब आप छुट्टी पर भी जाएंगे तो आपके पैसे नहीं कटेंगे, और भविष्य निधि का भी सेवानुदान मिलेगा, मतलब पीएफ भी कटेगा, जो आपको बुढ़ापे में पेंशन के रूप में मिलेंगे। कार्यस्थल पर उचित वातावरण और न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त होगी। फिर है अनुचित शोषण नहीं होगा, मतलब आपके ऊपर कोई शोषण नहीं किया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र में क्या है देखिएगा, छोटी छोटी और बिखरी हुई इकाइयों जो अधिकांशतः नियंत्रण से बाहर रहती है, इनसे निर्मित होता है। यह प्रायः सरकारी नियमों का पालन नहीं करता। जो असंगठित क्षेत्र होता है वहाँ सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता है, क्योंकि वो छोटे होते हैं, छोटे कंपनी वाले होते हैं, छोटे रोजगार वाले होते हैं। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयाँ क्या होती है देखिएगा, सवाल आएगा कि असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताएं। तो आपको लिखना है कि यह क्षेत्र सरकारी नियमों और विनियमों को नहीं मानता। जो असंगठित क्षेत्र में होते हैं यह सरकारी नियम एवं विनियमों को नहीं मानेगा। इनको कम से कम वेतन दिया जाएगा। रोजगार की अवधि और कार्य समय सीमा निश्चित नहीं होगी। फिर है किसी प्रकार की छुट्टी या लाभ का प्रावधान नहीं मिलेगा। फिर है निश्चित कार्य क्षेत्र और अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होता
है। अब हम लोग देखेंगे कि संगठित और असंगठित क्षेत्रकों में रोजगार की परिस्थिति में अंतर क्या है, जो देखेंगे। तो संगठित क्षेत्र में अधिक वेतन मिलेगा, असंगठित क्षेत्र में कम वेतन मिलती है। संगठित क्षेत्र में नौकरी सुरक्षित रहती है, असंगठित क्षेत्र में नौकरी सुरक्षित नहीं रहती है। फिर कार्य की स्थिति इसमें अच्छी रहती है, संगठित क्षेत्र में कार्य की स्थिति अच्छी रहती है, असंगठित क्षेत्र में निम्न स्तरीय कार्य की परिस्थिति होती है। फिर कर्मचारी योजनाओं को लाभ मिलेगा, इसमें कर्मचारी योजनाओं को लाभ नहीं मिलेगा। इसमें है संगठित क्षेत्र में कार्य की अवधि निश्चित होंगे, यानी घंटे फिक्स रहेंगे कि कितने घंटे काम करना है। असंगठित क्षेत्र में काम के कोई समय फिक्स नहीं होंगे, कोई अवधि फिक्स नहीं होंगे। अब हम लोग देखेंगे भारत में कृषि के असंगठित क्षेत्र होने के कारण। तो कृषि एक असंगठित क्षेत्र है क्योंकि काम के घंटे निश्चित नहीं होते, बिना अतिरिक्त वेतन के काम करना पड़ता है। इसमें कृषि मजदूरों को दैनिक मजदूरी के अलावा कोई अन्य सुविधा नहीं मिलती, रोजगार सुरक्षित नहीं है, मजदूरों की सुरक्षा नहीं है, नियम और विनियम का अनुपालन नहीं होता, मतलब नियम कानून का कोई पालन नहीं होता। अब देखेंगे हम लोग संरक्षण की आवश्यकता वाले लोग। असंगठित क्षेत्र वैसे किसान जो भूमिहीन किसान हो, कृषि श्रमिक, छोटे और सीमांत किसान, काश्तकार, बटाईदार, शिल्पी, इनको संरक्षण की आवश्यकता है। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिक, निर्माण श्रमिक, व्यापार और परिवहन में कार्यरत, कबाड़ और बोझा ढोने वाले लोगों की संरक्षण की आवश्यकता होती है। फिर है सार्वजनिक क्षेत्र, तो जिसमें अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है, तो ऐसे क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। निजी क्षेत्र, तो वह क्षेत्र जिसमें परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं का वितरण एक व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है, तो उसे निजी क्षेत्र कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर क्या है, जो। तो सार्वजनिक में परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है, सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती है, इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होगा, मतलब जितनी भी संपत्ति रहेंगे सब पे सरकार का नियंत्रण होगा। सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती है, इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण करना होता है। फिर रोजगार सुरक्षा दी जाती है, इसमें सवैतनिक छुट्टी और अन्य सेवाएं भी दी जाती हैं। अब हम लोग देखेंगे निजी क्षेत्र में, तो परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व होगा, निजी व्यक्तियों का अधिकार होगा, सारी चीज़ें एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध करवाती है, अधिकतम लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है, रोजगार और श्रमिक असुरक्षित होते हैं, सवैतनिक छुट्टी और अन्य सेवाएं सामान्यतः नहीं दी जाती है। फिर हम लोग देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका। इसमें ढांचागत सुविधाओं, कृषि और उद्योग को बढ़ावा दिया जाता है, लोगों को सुविधाएं न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और विक्रय में सरकारी सहायता और अनुदान दिया जाता है, अधिकतम सामाजिक कल्याण का उद्देश्य रखकर योजनाएं बनाई जाती हैं, श्रमिकों को अच्छी कार्य सुविधाएं और वेतन आदि प्रदान भी किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या किस प्रकार बेरोजगारी को प्रभावित करती है। तेज़ी से बढ़ रही जनसंख्या में रोजगार के अवसर जनसंख्या के अनुपात में नहीं बढ़ते। जहाँ जनसंख्या तो बढ़ रही है पर रोजगार नहीं बढ़ते। कृषि और शहरी क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी बढ़ जाती है, संसाधनों पर बोझ बढ़ जाता है, अधिक व्यक्ति उपलब्ध होने से रोजगार से प्राप्त आय निम्न स्तर पर आ जाती है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है और उपलब्धता कम हो जाती है। फिर हम लोग देखेंगे शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की विधियाँ। तो क्षेत्रीय शिल्प उद्योग और सेवाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है, इसमें पर्यटन उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाता है, अनावश्यक सरकारी नीतियों और नियमों में परिवर्तन किया जाता है, मूलभूत सुविधाएं, तकनीक, शिक्षा को बढ़ावा देना, आसान शर्तों पर ऋण या आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की गतिविधियाँ हैं। अब हम लोग देखेंगे कृषि क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं। तो यहाँ असंचित भूमि है, आय में उतार चढ़ाव होता रहता है, कर्ज का बोझ बढ़ जाता है,
मौसम के बाद या पहले कोई नौकरी नहीं। कृषक कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापार को अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब कृषि में अधिक रोजगार पैदा करने के उपाय क्या क्या हैं, जो हम लोग देखेंगे। किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए ऋण दिया जा सकता है। सूखे क्षेत्रों की सिंचाई के लिए बांध बनाए जा सकते हैं। बीजों और उर्वरकों पर सब्सिडी दी जाती है। भंडारण की सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। परिवहन सुविधाओं को भी बढ़ाया जा सकता है। मतलब इस प्रकार से ये कार्य को सफल बनाया जा सकते हैं। और इस प्रकार से ये टॉपिक ख़त्म हुए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे आपको तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।